एवरीवन, मैं आलोक स्वागत करता हूँ आप सभी का इलेक्ट्रिकल विद आलोक यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है एसएससी जेई 2023 को टारगेट करते हुए नॉन टेक के प्रिपरेशन के लिए हमारी एक सीरीज चल रही है, परीक्षा वाली सीरीज। इस सीरीज के प्लेलिस्ट में अभी तक 10 प्लस वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जो भी टू द पॉइंट कंटेंट डिलीवर किए जा रहे हैं। आपको पता है इस सीरीज में सिर्फ टू द पॉइंट जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं और बन सकते हैं, सिर्फ उन्हीं टॉपिक को कवर किया जा रहा है। इसमें 10 प्लस वीडियोस दिए जा चुके हैं। इसी कड़ी में अगला वीडियो हमारा रहने वाला है इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स का पार्ट 1 है। ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, इस वीडियोस में हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं। अगर आप इसे अच्छे से कवर करते हैं, आपको दोबारा किसी भी एग्ज़ाम के लिए, टेक्निकल एग्ज़ाम, नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम, 1 डे 2 डे किसी भी एग्ज़ाम के लिए दोबारा मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। पूरी डिटेल्स में पढ़ाया गया है। और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की और वीडियोस आएंगी, क्योंकि आर्टिकल्स आपको पता है 395 आर्टिकल्स थे मूल संविधान में। तो इसीलिए सिलेक्शन के बावजूद भी कुछ बचे हैं। तो इस वीडियोस में हम लोग देख रहे हैं सिर्फ मौलिक अधिकार तक कवर करेंगे और उसके मिसलेनियस कुछ कुछ टॉपिक्स देखेंगे। अगली वीडियोस में जब इसके पार्ट 2 आने वाले होंगे, उसमें हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, और फिर संसद, राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बजट, इन सभी के इंपॉर्टेंट कुछ कुछ आर्टिकल्स है, हम लोग उसे देखेंगे। इस वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, साथ ही साथ सिटीजनशिप यानी नागरिकता, और भाग 1, भाग 2 और भाग 3, इन सभी को मेनली कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि एसएससी जेई के टेक्निकल के लिए डेली टारगेट, आप लोग को कुछ डेली टारगेट एक मिले, तो उसके लिए हमारी एक सीरीज चल रही है, डेली टारगेट सीरीज। एसएससी जेई को लेके डेली टारगेट सीरीज चल रही है। आप उसके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां से अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे वीडियोज़ इस चैनल पर दिए गए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार के बारे में और फिर उनके कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। रहे हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, ये 2 पार्ट में है, तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। आप लोग कोशिश करेंगे वीडियोस को साथ साथ आप लोग लिखेंगे इस चीज़ को खुद से, बहुत छोटा है। तो आइए देखते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं भाग का। मैंने पिछले वीडियोस में या फिर मैं आप लोग को जब भाग बता रहा हूँगा तो मैं बताऊंगा संविधान में कुल 22 भाग थे। मूल संविधान में टोटल 22 यानी 22 भाग थे, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड 10 से 12 है जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। मैं उन सभी को अलग से आप लोग को बताऊंगा। अभी आप लोग यहाँ से याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले भाग में, भाग फर्स्ट में, ये जो कोष्ट मैंने लिखा, ये आर्टिकल्स लिखा है कि कहाँ से कहाँ तक है। तो आर्टिकल्स 1 से लेकर 4 तक भाग 1 है। तो इस भाग में बात किया गया है भारत और उसके संघ के बारे में। जैसे आर्टिकल 1 की हम बात करें तो आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। देखिए, मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ें आज बताता हूँ। थोड़ा वीडियोस ये लंबा हो सकता है, बट अगर आप एक बार अगर शालीनता से इसे देख लेंगे, आपको दोबारा कभी भी फंडामेंटल राइट्स और ये पार्ट पढ़ने की नौबत नहीं पड़ेंगी, चाहे आप 1 डे एग्ज़ाम देंगे या 2 डे एग्ज़ाम दें, कहीं भी नहीं। तो इसलिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप लोग इसे अच्छे से देखेंगे। भारत राज्यों का संघ है, जबकि आप सुनते होंगे अमेरिका राज्यों का एक संगठन है, समूह है। दोनों के बीच में अंतर क्या है? देखिए, भारत राज्यों का संघ, संघ कहने का मतलब है कि कोई भी राज्य यहाँ अपना मर्जी से ना तो जुड़ सकता है और ना ही अलग हो सकता है। कोई भी राज्य के पास ये पावर नहीं है कि वो अपने मन से जुड़ सकता है, अपने मन से अलग हो सकता है। जबकि अमेरिका राज्यों का समूह है। अमेरिका में 50 राज्य हैं, वो 50 राज्य मिलकर अमेरिका बनाते हैं। वहाँ राज्य एक दूसरे से टूट सकते हैं, राज्य अलग हो सकते हैं, एक राज्य टूट के 2 राज्य बन सकते हैं, वो राज्य की पावर है। तो ये बहुत बड़ी अंतर है। भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है, बल्कि समूह नहीं है। तो आप लोग इस वर्ड को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आर्टिकल्स 2 की हम लोग बात करते हैं। इसमें राज्यों का निर्माण और स्थापना से संबंधित है। मतलब ये आर्टिकल्स 2 में कहा गया है कि संसद को पावर है कि वो किसी भी राज्य का निर्माण कर सकती है या नए राज्य का स्थापना कर सकती है। वो राज्य का निर्माण कर सकती है, साथ ही साथ राज्य का स्थापना भी कर सकती है।
आर्टिकल्स 3 में कहा गया है कि वह किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है, उसके एरिया को घटा बढ़ा सकता है, साथ ही साथ उसका बाउंड्री डिसाइड कर सकता है। केंद्र सरकार यानी संसद के पास इतनी पावर दी गई है कि वह किसी भी राज्यों का निर्माण कर सकता है, आर्टिकल 2 में है। किसी भी राज्यों के नाम क्षेत्र का निर्धारण कर सकता है, ये आर्टिकल्स 3 में मेंशन है। तो पहले भाग से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल 1 होता है, जिसमें भारत राज्यों का संघ है, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट भाग देखते हैं। नेक्स्ट भाग में बात क्या हुआ है, ये भाग 2 में नागरिकता, सिटीजनशिप। आप लोग ये भी याद रखेंगे कि किस भाग में किस चीज़ की चर्चा की गई है। जैसे भाग 1 में चर्चा है भारत एवं राज्य के बारे में, भाग 2 में चर्चा है नागरिकता के बारे में। और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यानी कि भाग 2 कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक भाग 2 तक फैला हुआ है। ये 2 भाग थे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है भाग 3, जिसमें कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स हैं। इनसे काफ़ी ज़्यादा सवाल, इनके एक एक आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट है। ये आर्टिकल्स आप लोग को पूरे कंठस्थ याद होने चाहिए। आइए हम देखते हैं इसे। भाग 3 ये आर्टिकल 12 से लेके 35 तक फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक ये आर्टिकल्स फैला हुआ है। कौन से इसमें, इसका सब्जेक्ट क्या है, मौलिक अधिकार। भाग 3 में किसकी चर्चा है, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की चर्चा किसमें है, भाग 3 में है। इसके बारे में अब हम कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहले इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो काफ़ी बार पूछा जाता है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, उस समय कुल 7 मौलिक अधिकार थे। आपसे पूछे जाएंगे कि पूर्व में या मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। वर्तमान में कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार बचे हुए, यानी एक मौलिक अधिकार को ख़त्म कर दिया गया है और सिर्फ 6 बचे हुए हैं। वे कौन से एक हैं, तो आइए देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन। जब मैं आप लोग को संविधान संशोधन पढ़ा रहा था तो आप लोग को उस समय याद करवाया था। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300A में कानूनी अधिकार बना दिया। देखिए अब मैं आप लोग को अंतर समझाता हूँ, कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है। कानूनी अधिकार आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें, मौलिक अधिकार का सीधा सा मतलब है अगर आपको वो अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट या हाई कोर्ट में डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। यानी आप वो अधिकार पाने के लायक हैं, आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि हमें सरकार ये नहीं करने दे रही है, हमारी मौलिक अधिकार छीन रही है। जबकि कानूनी अधिकार में क्या है, आप अपील नहीं कर सकते, आप अपील कर सकते लेकिन आप दावा नहीं ठोक सकते हैं, ना ही ये ज़रूरी है आपको मिले ही, लेकिन मौलिक अधिकार आपको मिलना ये 100% ज़रूरी है। तो मौलिक अधिकार ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, कानूनी अधिकार थोड़ा कम मजबूत होता है, क्योंकि कानूनी अधिकार में दोनों के उतने हैं, जो कानूनी रूप से जीत जाएंगे वो उनका हो जाएगा। बट मौलिक अधिकार ये जनता को सीधे दिए गए हैं, ये सरकार भी उनसे नहीं छीन सकती है। तो इसीलिए पहले कुल 7 मौलिक अधिकार थे, जब संविधान में संशोधन किया गया और उसके बाद 6 मौलिक अधिकार हैं। तो संपत्ति के अधिकार का सीधा मतलब है कि अब किसी के पास ज़मीन है, सरकार उस ज़मीन से रेल लाइन बनाना चाह रही है। अब आपका अगर वो मौलिक अधिकार रहता, आप कह सकते थे हम ज़मीन नहीं देंगे तो सरकार नहीं बना पाती, लेकिन ये ज़रूरी था रोड बनना या सड़क बनना, जो भी तरह का सरकार को अगर ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपसे लेती है। इसीलिए उसको लगा कि नहीं, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाना होगा, तो इसीलिए वो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। और उसे कहाँ रखा गया है, तो आर्टिकल 300A में रखा गया। आप लोग ये पोजीशन का याद रखेंगे। कौन सा, ये कहाँ रखा गया है, इसको आर्टिकल 300A में रखा गया है। और कौन सा संविधान संशोधन है, 44वां संविधान संशोधन 1978 है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में 6 हैं, प्रारंभ में कितने थे, 7 थे। आप लोग याद रखेंगे, ये सारे फैक्ट यहाँ से याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में अब 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग को बता दें कि 7 थे, 6 हो गए हैं। अब हम लोग उस 6 को याद करने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहला है समता का अधिकार या समानता का अधिकार। समता और समानता का अधिकार सबसे पहला है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक की गई है। आप लोग याद रखेंगे, मैं बाद में आप अभी ही जस्ट आपको आर्टिकल्स 14, 15, 16, 17 सारे बताने वाला हूँ। अभी 6 कौन कौन से अधिकार है मैं वो बता रहा हूँ और उसके अंदर फिर मैं बताऊँगा। तो समता का अधिकार है आर्टिकल्स 14 से लेके 18 तक फैला हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक की गई है। तो समानता 14 से 18 तक, स्वतंत्रता 19 से लेके 22 तक। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई आपका शोषण कर रहा है तो आप उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या केस कर सकते हैं। ये कहाँ दिया गया? आर्टिकल 23 to 24 में मेंशन है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि कोई भी धर्म को मानने, प्रचार करने, उसकी शिक्षा लेने, सारी चीज़ों के लिए आपका अपना अधिकार है। इस बात की चर्चा 25 से लेकर 28 में की गई है। साथ ही साथ सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक शिक्षा, जैसे हम बात करें मदरसों के बारे में, मदरसा चलती है, वो एक धर्म की शिक्षा देता है। तो इसी तरह से किसी भी धर्म को यहाँ छूट है कि वो अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकता है और वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए संस्कृति का शिक्षा दे सकता है। तो संस्कृति या शिक्षा का अधिकार आर्टिकल्स 29 से 30 में है। और लास्ट एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल्स 32 में है। आप लोग एक बात यहाँ से याद कर लें कि भारतीय संविधान की आत्मा, इससे 2 प्रश्न बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, आप लोग टिक करेंगे प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा पूछेगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। आप लोग इस बात को दिमाग में बैठा लें। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि सिर्फ और सिर्फ संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहते हैं या उसी का दूसरा नाम उद्देशिका है। जबकि पूछ देगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आर्टिकल्स 32 को कहते हैं। आप लोग इस चीज़ को मोस्ट इंपॉर्टेंट माने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्टिकल 32 को हम लोग संविधान की आत्मा कहती है भीमराव अंबेडकर के अनुसार। आइए अब हम लोग डिटेल्स स्टडी करते हैं समानता के अधिकार में। समानता के अधिकार को जब हम देखें तो आर्टिकल 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब लॉ, कानून की नज़र में सभी समान होंगे। इस बात की चर्चा आर्टिकल 14 में की गई है। कानून के नज़र में सभी समान होंगे, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या किसी भी संप्रदाय से हो। जितने भी नागरिक भारत में हैं वो सभी के सभी विधि के समक्ष समान होंगे, यानी कानून सबके लिए समान होगा। यह आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 15 में है कि धर्म, जाति, लिंग और जन्मस्थान, इन सभी के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे और जन्मस्थान, इन सभी के आधार पे भारत में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस बात की चर्चा आर्टिकल 15 यानी 15 में है। नेक्स्ट आइए हम लोग आर्टिकल 16 देखते हैं। आर्टिकल 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब नौकरी की बात होती है कि सरकारी नौकरी में जितने भी है उसमें सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। इस बात की चर्चा आर्टिकल 16 में है। आप लोग से एक सवाल इस तरह से पूछेगा कि धर्म, जन्मस्थान, लिंग, इन सभी के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाए, यह कौन से आर्टिकल में मेंशन है। या आपसे पूछ लेगा कि लोक नियोजन में समानता किस आर्टिकल से संबंधित है, तो 16 से। इसलिए आप लोग आर्टिकल्स और उसके संबंध को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 70। आर्टिकल 70 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया है। मौलिक अधिकार है, कोई आपके साथ छुआछूत की भावना नहीं कर सकता है, ये आपका मौलिक अधिकार है। ये आर्टिकल 70 में दिया गया है। और एक है आर्टिकल 18, यहाँ उपाधियों का अंत। आप लोग को पता होगा पहले के संविधान में किसी को उपाधि दे दी जाती थी। किसी जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी। तो ये चीज़ों पे रोक लग गई है कि आपकी उपाधि का अंत हो चुका है, अब उपाधि नहीं दिए जाएंगे, उपाधि का अंत हो चुका है। तो ये थे आपके समानता यानी समता का अधिकार, जो कि आर्टिकल्स 14 से 18 तक है। 14 में आप लोगों ने देखा विधि के समक्ष समानता। 15 में आप लोग देखे जन्म, लिंग, जाति और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में है सरकारी नौकरी या लोक नियोजन में समान अवसर दिया जाएगा। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 70 में है। और आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत की बात कही गई है। आइए हम लोग देखते हैं फिर स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। स्वतंत्रता के अधिकार की हम बात करते हैं।
स्वतंत्रता सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से बनता है। इसमें आर्टिकल 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 19, क्योंकि आर्टिकल 19 के अंदर 6 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है कि कौन कौन 6 स्वतंत्रता आप लोग को प्राप्त है। तो आर्टिकल 19 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब 19 का ए में है बोलने की स्वतंत्रता। आपको बोलने की आज़ादी है, आप बोल सकते हैं। दूसरा, शांतिपूर्ण तरह से एकत्रित होने के लिए आप कहीं भी भारत के किसी भी कोने में शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं। साथ ही साथ सभा या समूह बनाने का अधिकार है। आप कहीं भी अपने जुड़ सकते हैं, एक समूह बना सकते हैं, एक अलायंस बना सकते हैं। जैसे 10 आदमी जुड़ के एक पार्टी बना लिए, 10 आदमी जुड़ के एक एनजीओ बना लिए, तो इन सभी का आपके पास कानून अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि आप कहीं भी मतलब बोलने का आपको आज़ादी है। शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होना आप लोग के मौलिक अधिकार है। सभा व समूह बनाने 19 का 4 में भारत में आवागमन, पूरे भारत में आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, ये आवागमन है, आवागमन आपका मौलिक अधिकार है। अगर हम 5वें में बात करें तो ये भारत में निवास, यानी आप भारत के किसी भी राज्य में निवास कर सकते हैं। आप लोग को ही पता है भारत में एकल नागरिकता चलता है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है। दोहरी नागरिकता कहने का सीधा मतलब है कि अमेरिका में आपको एक राज्य का नागरिकता मिलेगा कि आप किस राज्य के हैं, साथ ही साथ अमेरिकी देश के आप नागरिक हैं, 2 नागरिकता आपको मिलती है। जबकि भारत में राज्य की नागरिकता नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश की नागरिकता मिलती है। तो आप पूरे भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं। और 19 के 6 में है भारत में आजीविका। 19 के 6 में क्या है? भारत में आजीविका। आप भारत में कहीं भी किसी भी राज्य में आजीविका या रोजगार कर सकते हैं। तो ये थे कुछ 19 के 6 का इम्पोर्टेंट जो आप लोग देखें तो आप लोग याद रखेंगे इसे। सबसे पहले आपको बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण तरह से एकत्रित या जमा होने की स्वतंत्रता, फिर सभा या समूह बनाने का अधिकार है, पूरे भारत में घूमने का अधिकार है, आप पूरे भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं और कहीं भी आजीविका कर सकते हैं। इससे आप लोग कैसे याद रखेंगे, आइए हम ट्रिक की बात करते हैं। सबसे पहले आप बोलते हैं, आप बोल के एक सभा एकत्रित किए, सभा करने के बाद आप एक समूह बनाए, समूह में आप उस समूह बनाने के बाद आप भारत भ्रमण पे निकल गए। भारत भ्रमण पे निकले, आपको कहीं जाके रुकना पड़ेगा, निवास करेंगे। जब वहाँ रुक जाएंगे तो रोजी रोटी के लिए आपको आजीविका करना होगा। तो इस तरह से आप लोग इन्हें याद रखेंगे। आइए हम लोग आर्टिकल 20 की बात करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 20 में कहा गया है अपराध के दोष सिद्धि संबंधित। अपराध के दोष सिद्धि संबंधित इसके 3 आयाम है। पहला, उसी समय के कानून से सज़ा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने आप कोई भी अपराध 2010 में करते हैं तो आपको जब सज़ा दिया जाएगा तो वो कानून उस समय का होना चाहिए, 2010 के कानून के आधार पर। होता क्या है, मान के चलिए 2010 में कानून कुछ और था, 2012 में संशोधन होकर कुछ और हो गया, लेकिन आपने वो अपराध तो 2010 में किया है तो आप सज़ा भी 2010 के कानून के हिसाब से मिलेगी, नए कानून के हिसाब से नहीं मिलेगी। तो ये एक दिया गया है कि कानून यानी कि सज़ा उसको अपराध के समय के कानून से ही मिलेगी। दूसरा, खुद के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, मतलब अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी को फोर्स नहीं डाल सकते हैं। और तीसरा है कि एक अपराध की सज़ा एक ही बार मिल सकती है। आप अगर कोई एक अपराध करते हैं, उसके लिए अगर आप सज़ा काट चुके हैं एक बार, तो आपको दोबारा उस अपराध के लिए सज़ा काटने की ज़रूरत नहीं है। तो आर्टिकल 20 अपराध के दोष सिद्धि, जो कि इनमें 3 चीज़ें हैं कि जिस समय अपराध किए हैं उसी के समय के कानून से सज़ा। दूसरी बात, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और तीसरा, एक अपराध की सज़ा एक बार ही मिलती है। आइए आर्टिकल 21 देखते हैं। आर्टिकल 19 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, 14 से 18 महत्वपूर्ण थे। आर्टिकल 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक जीवन का अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार है, निजता यानी प्राइवेसी का अधिकार है, आपको विदेश घूमने का अधिकार है, भोजन पाने का अधिकार है, चिकित्सा पाने का अधिकार। ये सभी मतलब जीवन जीने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप सभी को पाने का अधिकार है, ये आर्टिकल 21 में कहा गया है। लेकिन जब हम आपको संविधान संशोधन पढ़ा रहे थे तो उस समय हमको बताए थे कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा
6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा कर दिया गया है। तो यही चीज़ कि उसे एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। 26वां संविधान संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। यह 21 के ए में मेंशन है, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसे संशोधन करके लाया गया है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। आर्टिकल्स 21 ए में शिक्षा का अधिकार है जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड किया गया है। आइए आर्टिकल्स 22 को हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 22 में है मतलब गिरफ्तारी के संरक्षण की। गिरफ्तार के समय आपको क्या क्या अधिकार होता है। पहला, आपको कारण पूछने का अधिकार है। मान के चलिए आपके नाम पे वारंट है और आपको पुलिस अरेस्ट करने आई, तो आपके पास अधिकार है पूछने का कि किस कारण से हमें अरेस्ट किया जा रहा है, तो कारण पूछने का अधिकार है। साथ ही साथ 24 आवर्स के अंदर न्यायालय में पेश, इसी को हम लोग हेबियस कॉर्पस कहते हैं। हेबियस कॉर्पस कहता है कि आपको किसी भी जगह से गिरफ्तार किया गया है तो यानी 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा, यानी जज के सामने पेश किया जाएगा किसी भी हालत में। ये चीज़ 24 घंटे में ट्रैवलिंग टाइम को इंक्लूड नहीं किया जाता, यानी आने जाने के समय को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये 24 घंटे के अंदर ये आपका मौलिक अधिकार है कि जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करे तो 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में पेश करना है। साथ ही साथ मनपसंद कानूनी सलाह या वकील लेने के लिए आप स्वतंत्र है। आप अपने मन मर्जी की कानूनी सलाह ले सकते हैं, वकील को हायर कर सकते हैं। तो ये था गिरफ्तारी के संरक्षण के विरुद्ध में सबसे पहला कारण पूछने का अधिकार है। साथ ही साथ 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाएगा और आप मनपसंद कानूनी सलाह ले सकते हैं, मनपसंद वकील को चुन सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में हम लोग देखने वाले हैं पहला आर्टिकल्स 23। आर्टिकल्स 23 में मानव व्यापार, बालात श्रम, बंधवा मजदूर, इन सब पे प्रतिबंध लगाया गया। मानव व्यापार मतलब मनुष्यों की खरीद बिक्री करना। बालात श्रम मतलब किसी से आप लोग बच्चे जैसे पढ़ते हो आप लोग 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं कराना चाहिए। इस तरह की कैटेगरी को बालात श्रम कहा जाता है। और बंधवा मजदूर यानी कि कोई कर्ज नहीं चुका पाया या फिर किसी कारणवश उन्हें बंधवा बना के रख लिया गया, तो आप ये नहीं कर सकते, उसका शोषण नहीं कर सकते। ये चीज़ आर्टिकल 23 में है। बंधवा मजदूरी, मानव व्यापार, बालात श्रम, ये सब आर्टिकल 23 में है। आर्टिकल 24 की बात करें तो इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराने से रोकना है। ये उस बच्चे का मौलिक अधिकार है। अगर 14 वर्ष से कम उम्र में उससे कोई काम करवा रहा है तो ये उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। आप उसके खिलाफ कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। तो ये थे शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसीलिए मैं आपको बोला था कि आप लोग पहले ऐसे याद करें कि समता का अधिकार 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक और फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। जब आप ये सेक्शन याद कर लेंगे तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे। और जब दूसरे स्टेप में आप याद करें तब याद करें अच्छा शोषण का तो 23-24 से है, तो 23 में है बालात श्रम, बंधवा मजदूरी और मानव व्यापार, जबकि 24 में है 14 वर्ष से कम आयु को मजदूरी नहीं करवाना है। इस तरह से याद करना आसान रहेगा। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सीधे मतलब है कि आप लोग किसी भी भारत में, आप लोग को पता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, जिसका मतलब होता है पंथ निरपेक्ष का कि सरकार किसी भी धर्म को ना तो बढ़ावा देगी ना ही उसे ख़त्म करेगी। सरकार सभी धर्मों को समान रूप से सद्भाव देगी। इसीलिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसमें हम लोग बात करते हैं आर्टिकल्स 25 के बारे में। आर्टिकल 25 में कहा गया है कि भारत के नागरिक किसी भी धर्म को मानने, उसके आचरण को मानने और उसके प्रचार करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। उन्हें किसी भी तरह का कोई सरकार द्वारा प्रेशर नहीं दिया जाएगा कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसके आचरण को फॉलो कर सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। आर्टिकल 26 की बात करें तो इसमें धार्मिक प्रबंधन, जैसे बहुत सारे आयोजन होते हैं। कहीं पर आप सुनते हैं कि विराट सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, कहीं पे इस्लाम द्वारा, कभी ईसाई की द्वारा। तो जो भी धार्मिक प्रबंधन मैनेजमेंट है वो सारे करने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। साथ ही साथ आर्टिकल 27 की हम बात करें तो इसमें धार्मिक संप्रोषित यानी धार्मिक रूप से आप चंदा, आप देखते होंगे मंदिर में दान किए जाते हैं चंदा, उसके लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। वे पैसे मंदिर के हैं, उन पे सरकार के कोई अधिकार नहीं है।
तो धार्मिक रूप से आप अपने पैसे जमा कर सकते हैं, धार्मिक प्रबंधन कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, ये सभी आपको छूट दिया गया है। साथ ही साथ आर्टिकल 28 की हम बात करें जिसमें धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने का स्वतंत्रता है। जैसे आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो हिंदू धर्म के आपको किसी भी प्रतिष्ठान में उपस्थित होने या फिर भाग लेने की पूरी आज़ादी है, आपको कहीं भी नहीं रोका जाएगा। ये आपका मौलिक अधिकार है कि आप धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं, आप अपने उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है आपको। तो ये थे कुछ धार्मिक स्वतंत्रता। क्या क्या था? किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, उसके प्रचार कर सकते हैं, साथ ही साथ उसका प्रबंधन कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, धार्मिक चीज़ों के लिए आप पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आर्टिकल 28 में है कि आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं या उस कार्यक्रम में आप उपस्थित हो सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी क्या अधिकार दिए गए हैं? यह केवल अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया है। आप लोग एक बात याद रखेंगे, ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए आप लोग बने रहे इस वीडियो के अंत तक। इसमें हम लोग देखते हैं संस्कृति व शिक्षा। संस्कृति व शिक्षा का हम बात करें तो ये 29 से 30 में फैला है। साथ ही साथ ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए। आपको पता है भारत में उन कुछ अल्पसंख्यकें हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। आर्टिकल 29 में कहा गया है अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण। जैसे आप सुनते होंगे ट्राइबल्स के बारे में कि मणिपुर, मेघालय, इनसे जो भी पहाड़ियों पर रहने वाले कुछ ट्राइबल्स हैं जो यहाँ कम जनसंख्या में है, उनके हितों का संरक्षण करना। साथ ही साथ आर्टिकल 30 में मेंशन किया गया है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा का संरक्षण किया। अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, उनके शिक्षा का संरक्षण किया जाएगा, बर्बाद नहीं किया जाएगा। तो अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल्स 29 और 30 में मेंशन है। ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए नेक्स्ट हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मैंने बताया था आर्टिकल 32। इसे संविधान का आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का आत्मा कहा था। इसमें क्या है? इसके तहत अगर कोई किसी का भी मौलिक अधिकार का हनन करता है तो उनके विरुद्ध सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। आर्टिकल्स 32 यही कहता है कि आर्टिकल्स मौलिक अधिकार के अंदर आने वाले जो भी आर्टिकल्स है 12 से लेकर 35 तक, अगर ये आपका कोई हनन करता है तो आर्टिकल 32 आपको ये पावर देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सीधे अपील दायर कर सकते हैं उसके खिलाफ। तो ये इसीलिए इसे संविधान का आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आइए हम लोग कुछ बातें करते हैं। मैंने अभी बताया कि आर्टिकल 32 संविधान के तहत आप अपील दायर कर सकते हैं। तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करते हैं। साथ ही साथ आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में। देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये दो मेन कोर्ट हैं। उसके लो लेवल कोर्ट हो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट। आप लोग को पता था जब हम हेवियस कॉर्पस अभी बता रहे थे कि 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में जाना है, और अगर अब मान के चलिए आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक नोटिस जारी करती है जिसे हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं? रीट कहते हैं। रीट जारी करती है, आप लोग सुने होंगे, जिसे हम लोग आम भाषा में रीट जारी करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करती है, जबकि हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करता है। हाई कोर्ट को यह पावर आर्टिकल 226 में मिला है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में मिला है। 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस इसे कहा जाता है, यानी 24 घंटा के अंदर न्यायालय में पेशी। परमादेश मुख्यतः सरकारी अधिकारी को आदेश जारी करता है। जैसे आपके मौलिक अधिकार का हनन कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी किया है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट जो आदेश निकालेगा उसे परमादेश कहा जाता है। एक होता है प्रतिषेध। प्रतिषेध यानी ऊपरी अदालत निचली अदालत को देती है। आपको पता है कि भारत में सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट जब हाई कोर्ट को कोई नोटिस देगी, हाई कोर्ट जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कोई नोटिस देती है तो उसे प्रतिषेध कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण
ऊपरी अदालत निचली अदालत को बोलती है कि यह मुकदमा मेरे पास भेज दें। जैसे बहुत ही कोई सेंसिटिव मुद्दा है और उसकी केस दायर हो गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि नहीं इसे खुद हैंडल करना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट एक नोटिस जारी करती है जिसे उत्प्रेषण कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस केस को अपने पास ले सकती है। इस तरह के लिए रीट को उत्प्रेषण कहा जाता है। साथ ही साथ एक पांचवा रीट है जिसे अधिकार परीक्षा लेख कहा जाता है। ये रीट बस आप लोग जान लें, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या क्या है मैं लास्ट में फिर एक बार आप लोग को जब बताऊंगा तो आप लोग उस समय ध्यान देंगे, बाकी पता तो पूरी चीज़ होनी चाहिए। आइए आर्टिकल 33 की बात करते हैं। आर्टिकल 33 में कहा गया है कि संसद को कुछ अधिकार दिए गए हैं। संसद का अधिकार क्या क्या है? सेना, सशस्त्र बल, खुफिया विभाग के अधिकार को नियंत्रित कर सकता है। यानी कि संसद का अधिकार है कि वो जो भी आप खुफिया एजेंसी रॉ है, सीबीआई है, ईडी है, उन सभी, सेना है, सशस्त्र बल है, इन सभी के अधिकार को नियंत्रण कर सकती है, संसद कर सकती है। आर्टिकल 34 में संसद का अधिकार है कि वो कहीं भी मार्शल लॉ यानी सेना का शासन लगा सकती है। जैसे आप कहीं सुनते होंगे कि दंगा भड़क गया, आर्टिकल्स 144 लग जाते हैं या सेना का शासन लगा दिया जाता है, यानी वह मार्शल लॉ लगाकर उसके अधिकार को नियंत्रित किया जाता है। आर्टिकल 35 की बात करें तो इसमें संसद को पूर्ण अधिकार है कि मौलिक अधिकार पर कानून बनाने का, यानी संसद को अधिकार दिया गया है कि वो मौलिक अधिकार पर कानून बना सकता है, उसको अगर लगे तो संशोधन कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट। आइए अब हमको बताते हैं दो चीज़ें। सबसे पहला कि आपका कौन कौन से अधिकार आपातकाल के समय भी निरस्त नहीं किए जा सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है। आइए हम लोग एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले आर्टिकल्स आपको 14 से लेकर 18 तक सारे इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद आर्टिकल 19 के 6 सेक्शन आपको याद होने चाहिए। बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होना, सभा या समूह बनाना, भारत में आवागमन करना, निवास करना, रोजगार करना, ये सारे इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप लोग याद रखेंगे। 20 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। साथ ही साथ आर्टिकल्स 21 की हम लोग बात करते हैं। आर्टिकल 21 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोग को अभी बताने वाला हूं कि आर्टिकल 21 आपातकाल के समय भी इसे नहीं हटाया जा सकता है। आर्टिकल 21 तो आप लोग ये इसे याद रखेंगे, आर्टिकल 21 को पूरा याद रखें। 22 को आप लोग याद रखें, ये हैवियस कॉर्पस 24 घंटे के अंदर न्यायालय की पेशी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग एक बार इसे देख लेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 24, नीचे के वो सारे अधिकार उसी से हैं। खास करके आप लोग ये संविधान का आर्टिकल 32 जो कि संविधान की आत्मा है, तो अगर आत्मा कहा गया है तो आप लोग समझ सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस को, इसीलिए आपको इसे याद करेंगे। आइए हम लोग एक दो मिसलेनियस चीज़ें देख लेते हैं जो कि मौलिक अधिकार के अंदर आते हैं। हम लोग देखते हैं कुछ मिसलेनियस चीज़ें में राष्ट्रीय आपात के बारे में। आप लोग को पता है भारत में 3 तरह के राष्ट्रीय आपातकाल है, आर्टिकल्स 352, आर्टिकल्स 356 और आर्टिकल्स 360। 360 में है वित्तीय आपात, साथ ही साथ 356 में है राष्ट्रीय आपात और 352 में है आपातकाल या राष्ट्रपति शासन आप लोग जिसे कहते हैं। आप लोग जब हम वीडियोस आगे देखेंगे पार्ट 2 में, जब हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स का वीडियो देख रहे होंगे उस समय ये तीनों आपातकाल के बारे में बताया जाएगा। और अभी मेनली क्या देखना है, राष्ट्रीय आपात के समय आर्टिकल्स 20 और आर्टिकल्स 21 को निरस्त नहीं कर सकता, यानी ये मौलिक अधिकार आपको मरणोपरांत अवेलेबल है, जन्म से लेकर मृत्यु तक अवेलेबल है। आर्टिकल 20 और 21 ये कभी भी आपसे नहीं छीना जा सकता। साथ ही साथ कुछ आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों, यानी कुछ अधिकार है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, वो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। आप लोग इसे याद रखेंगे। इसके अलावा जो भी बचते हैं वो भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो आइए हम लोग एक बार इसे देखते हैं क्विक में। आर्टिकल 15 में क्या था, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, जाति, इन सभी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा 15 में। 16 में था कि लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी में समान अवसर, ये सिर्फ भारतीयों को दिया जाएगा। 19 में था अभिव्यक्ति की आज़ादी, जिसके अंदर 6 थे, बोलने का अधिकार, एकत्रित होने का अधिकार, समूह बनाने का अधिकार, भारत में घूमने का, निवास करने का और रोजगार करने का, ये सभी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है सिर्फ। आर्टिकल 29 और 30 में अभी हम लोग देखे थे अल्पसंख्यकों के हितों के लिए उसके सांस्कृतिक और शिक्षा की व्यवस्था थी, ये सभी सिर्फ भारतीय को प्राप्त है कि वो अल्पसंख्यक भारत के ही होने चाहिए। इसके अलावा जो भी बचते हैं 14, 20, 21, ये सारे के सारे किसको प्राप्त हैं, तो सिर्फ भारत और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं।
तो ये था मौलिक अधिकार और से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप लोग समझ गए हैं, इसको प्रॉपर आप लोग लिख लेंगे। साथ ही साथ इसके PDF भी अपलोड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी का जस्ट एक वीडियोज़ आएगी, पार्ट 2 इनका एक आएगा, जिसमें हम लोग बचे हुए आर्टिकल्स राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और फिर संसद, प्रधानमंत्री, इन सभी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होंगी। आप लोग इसे अच्छे से देखें, एक बार में नहीं, अगर आप इसे स्पीड बढ़ा के दोबारा भी देखें, कोशिश करें वीडियोज़ में ही याद करने का। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।